नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रानी। चुनाव के करीब आते ही राजनेताओं को वो सारे लोग और गलतियां याद आने लगती हैं जिन्हें पिछले 5 साल के दौरान वो भुलाए बैठे होते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ। 6 साल पुरानी गलती का एहसास होते ही माफी मांगने के लिए सीधे हरिद्वार पहुंच गए। माफी मांगने उस गलती की जो कि मुख्यमंत्री रहते साल 2015 में हुई थी। दरअसल साल 2015 में काशी में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान स्थानीय प्रशासन ने संतों पर लाठीचार्ज किया था और इसी लाठीचार्ज के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों को बुरी तरह से पीटा गया था। इतना ही नहीं, पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के हाथ से गणेश प्रतिमा को छीनकर जबरन दूसरी जगह विसर्जित कर दिया गया था। लेकिन अखिलेश यादव की इस माफी में आत्मिक कम और सियासी वजह ज्यादा दिख रही हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के इस माफी पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने अब यह पूछ लिया है कि अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने के लिए अखिलेश यादव माफी कब मांगेंगे। तो आपको यह भी बता दें कि लगातार अब चूंकि चुनावी मौसम है और अब अगले साल चुनाव होने हैं, तो ऐसे में अब जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पास, वो इस बात की कहीं ना कहीं तस्दीक जरूर कर रहा है कि चुनावी मौसम आते ही कैसे राजनेताओं को उनकी गलतियां याद आती हैं। अब सपा मुखिया ने जिस तरह से मुलाकात की है उसके बाद राजनीतिक बयानबाजियां होनी थी, तो ये बयानबाजियां हो रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि 6 साल पुरानी गलती का एहसास इस वजह से भी है क्योंकि चुनावी मौसम के बीच में अपनी चुनावी नैया को पार लगाने के लिए भी अखिलेश यादव इस तरह की कवायद में लगे हैं। अब अखिलेश यादव की इस मुलाकात के मायने क्या हैं और अखिलेश यादव को इस मुलाकात से क्या फायदा होगा, ये आने वाले भविष्य में ही तय होगा। सवाल इस बात के भी उठने लगे हैं कि कार सेवकों के ऊपर जो गोलियां चली, क्या अब उसके लिए भी माफी मांगी जाएगी। तो कुल मिलाकर के संतों के सहारे वोट साधने की जो कोशिश है वो स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं। और 2 तस्वीरें भी इन सब के बीच में हम आपको दिखा देते हैं। काशी में जो लाठीचार्ज किया गया, जिस घटना का भी हम लोगों ने जिक्र किया, ये उसी की तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं अविमुक्तेश्वरानंद और उनके साथ अन्य कुछ संतों को ऊपर कैसे लाठीचार्ज किया गया। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान की ये तस्वीरें रहीं साल 2015 की, और उस वक्त गणेश प्रतिमा को भी अविमुक्तेश्वरानंद के हाथ से छीन करके दूसरी जगह पर विसर्जित कर दिया गया और इससे संत समाज में गहरी नाराजगी थी। और अब इसी का माफी मांगने के लिए, इसी बात की माफी मांगने के लिए हरिद्वार तक की जो दौड़ है वो अखिलेश यादव को लगानी पड़ी है। हालांकि देर से ही सही, लेकिन अपनी गलती का एहसास हुआ, माफ़ी भी मांगी गई, मुलाकात भी की गई। लेकिन जिस तरह से अब ये मुलाकात हो रही है, जिस तरह से ये माफ़ी हो रही हैं, उसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और सियासी मायनों के बीच में अब राजनीति अपनी तरफ पर भी आप देख रहे हैं कि चरम पर है। तो अखिलेश यादव की इस माफी पर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या होता कि श्रीमान अखिलेश यादव जी अपने कार्यकाल में ही जो संतों पे लाठीचार्ज की उनके शासनकाल में जो गलती हुई थी उसका एहसास वो अपने कार्यकाल में ही किए होते और उसकी क्षमा उसी समय वो संतों से मांगे होते तो ये बेहतर होता। लेकिन अच्छी बात है कि अगर यदि 6 साल बाद उनको ये याद आई कि उनके कार्यकाल में ये संतों पे लाठीचार्ज होना ये अपराध था और उसके लिए उन्होंने क्षमा मांगी, तो इसे अच्छा कहा जाएगा। लेकिन अगर यह कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहते किया होता तो ज़्यादा बेहतर होता। बनारस में जो लाठीचार्ज हुआ था समाजवादी पार्टी सरकार के समय में, तो निश्चित तौर से बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार ने जो निर्ममता का काम किया था, तो माफी मांगना अच्छी बात है। अगर कोई गलती हो जाए माफी मांगनी चाहिए, लेकिन दिल से भी माफी मांगे और दिल से भी साधु संतों का सम्मान करें। अखिलेश क्या होता श्रीमान अखिलेश यादव। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से आपने सुना कि माफी मांगा है। चलिए, अच्छी बात है, माफी मांगनी चाहिए अगर गलती हुई है और उसका एहसास हुआ है, लेकिन ये माफी दिल से होनी चाहिए। अब दिल से माफी नहीं मांगी गई, ये तो कांग्रेस बताएगी कि आखिर उनको ऐसा क्यों लगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए और भी ये बात कहा कि बेहतर हो कि अगर वो कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने वालों से भी माफी मांगे कि क्यों उस वक्त इस तरीके से गोलियां चलाई गई थी। बहरहाल अब ये माफी मांगी गई है, इसके सियासी मायने अपनी अपनी तरह से राजनीतिक पार्टियां भी लगा रही हैं, इसके सियासी मायने राजनीतिक विश्लेषक भी अपनी तरह से बयां कर रहे हैं। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद से जो मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने 2015 की घटना को लेकर के खेद प्रकट किया, उसके बाद
सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं कि क्या चुनावी मौसम के अंदर संतों का जो साथ है ये अब नजर आ रहा है कि बहुत जरूरी है, और क्या इसी के सहारे अब चुनावी नैया को पार लगाने की भी कोशिश है, छवि को भी कहीं बदलने की कोशिश है, और किस तरीके से इसको देखा जाए और इसके मायने क्या समझे जाए। आज बड़ी बहस पे इसी पर चर्चा करेंगे। और चलिए इन्हीं सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। जिया मंजरी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जिया मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जगदेव सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। जगदेव सिंह यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत। और राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राघवेंद्र सिंह जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। जगदेव सिंह यादव जी, आपके ही पास में पहले आता हूं, क्योंकि 2015 की घटना को लेकर के जो मुलाकात अभी विक्टरेश्वरानंद के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा की गई है, इसके मायने अब अलग अलग तरीके से निकाले जा रहे हैं। और खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी ये कह रही है कि चुनावी मौसम आते आते अब ये याद आया है कि हमसे गलती हुई है तो हमको माफी मांगनी चाहिए। आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर। देखिए, अब राजनीतिक दलों का हर मामला राजनीतिकरण करना उचित नहीं होता है, और कभी कभी आप जानते हैं मुखपति हटकी के आदेश नहीं देता है लाठीचार्ज करने का। स्थानीय प्रशासन स्थिति को देख करके करता है। विश्वनाथ के साथ जिस तरह की घटना हुई, और अखिलेश जी वैसे आप जानते हैं एक सौम्य विचार के आदमी है, हर एक का सम्मान करते हैं, छोटे बड़े का। अभी आपने देखा था प्रयागराज में गए थे और वहाँ तमाम साधु संतों का सम्मान किया, और साधु संतों को सम्मान करते हैं। और अगर हरिद्वार गए और वहाँ महात्मा जी मुलाकात हो गई और उनसे माफी मांगी, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात है और सम्मान की बात है। बड़ा दिल होना चाहिए माफी मांगने के लिए। और उन्हें कोई गलती उनके शासनकाल में अधिकारियों से हुई है तो उसके लिए अगर उन्होंने महसूस किया है तो एक अच्छी बात है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, और बजाय उसके उस पर राजनीति करना चाहिए, उसकी और अर्थ का अनर्थ लगाना चाहिए। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। और जैसा कि राजनीतिक दलों का ये सिस्टम है कि कुछ भी करें, लेकिन कोई अच्छा करे तब भी, बुरा करे तब भी, उसे उनको बोलना है, राजनीति करना है। अखिलेश यादव जी 100 विचार के पढ़े लिखे शिक्षित आदमी हैं। वो हर छोटे बड़े का सम्मान करते हैं, हर जात धर्म का सम्मान करते हैं, और धार्मिक भावनाएं भी उनके अंदर हैं। तो सम्मान के दर से साधु संतों हमेशा सम्मान किया। मैंने कहा नहीं, प्रयागराज में जहाँ कहीं जाते हैं सन्यासी मिलते, साधु मिलते, उनका सम्मान किया है। तो एक अच्छा, लेकिन जगदेव जी, ये आपको नहीं लगता, चूंकि ये मौका भी तो दे दिया ना आपने विपक्ष, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि देखिए जो अन्य पार्टियां हैं वो तो इस तरह की बयानबाजियां करेंगी। अब ये समझने में 6 साल का समय कैसे लगा अखिलेश यादव? जगदेव सिंह यादव जी, ये समझने में 6 साल का वक्त क्यों लगा? 15 में घटना होती है, उसके बाद भी आप देखिए कि 6 साल का वक्त लग गया है कि हाँ ये समझ में आया कि चलिए ठीक है, मुलाकात भी हो गई तो फिर माफी मांग ली जाए। 6 साल का समय लगा जगदेव सिंह यादव जी। खास तौर से माफी मांगने थोड़ी जाएंगे। वहाँ हरिद्वार में क्या मुलाकात हुई, उन्हें घटना याद आई, उन्होंने उसका स्मरण किया, उसके लिए क्षमा याचना की, उसके लिए माफी मांगने कोई थोड़ी जाता है, कोई नहीं जाता। नहीं, अभी तो आप जगदेव जी कह रहे थे कि भाई देखिए अखिलेश यादव जी का दिल इतना बड़ा है कि उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन वो माफी क्या मजबूरी में मांग ली गई? क्योंकि आपकी बात से मैं यही अर्थ निकालूं कि सामने पड़ गए तो माफी मांग ली। अब सामने पड़ गए तो माफी मांग ली, मतलब कहने का मतलब आपका ये है जगदेव जी, आपकी बात से ही मैं आशाएं निकाल रहा हूं। मेरा ये मानना नहीं है, लेकिन आपने ये चूंकि कहा कि देखिए आप सामने पड़ गए और उनसे वहां पर उनसे मुलाकात हो गई तो उन्होंने माफी मांग ली। कोई माफी मांगने थोड़ी ना जाता, इस बात को मैं आगे बढ़ाऊं। अब बढ़ाइएगा। चलिए, राघवेंद्र सिंह जी देखिए, अब इस घटनाक्रम में एक बड़ी बात जोड़ दी जगदेव सिंह यादव जी ने। उन्होंने कहा कि देखिए माफी मांगने नहीं गए थे, अब सामने पड़ गए तो माफी मांग ली। कोई माफी मांगने थोड़ी ना जाता है। नहीं, आयुष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जगदेव यादव जी की बात का समर्थन करता हूँ। ये माफी शुद्ध रूप से राजनीतिक माफी दिखाई पड़ रही है। ये घटना 2015 की है। 2015 से यार 7 साल हो गए हैं। ये 7 साल बाद इन्हें तत्व ज्ञान हुआ है कि मैंने ये गलती कर दी थी। समय रहते अपनी मुख्यमंत्रित्व काल में अगर ये कुछ समय, महीने बाद, 2 महीने बाद या 6 महीने बाद माफी मांग लेते तब तो बात समझ में आती। ये निश्चित रूप से जो माफी है वो राजनीतिक माफी है। इस माफी का कोई भी उस घटनाक्रम से कोई मतलब नहीं है।
वास्तविकता तो यह है, देश की जनता ने उनसे माफी मांग ली है, तो उन्हें लगा कि हिंदू समाज हमसे बहुत ज्यादा नाराज है। नहीं, लेकिन राघवेंद्र जी देखिए, उसमें जगदेव जी ने एक बात कही ना कि देखिए कोई अगर घटना हुई भी है तो उसमें कोई माफी मांगने के लिए थोड़ी ना जाता है। वो हरिद्वार गए हुए थे इत्तेफाकन, अब अभिमुक्तेश्वरानंद से उनकी मुलाकात हो गई तो उनको वो घटनाक्रम याद आ गया, इसलिए उन्होंने उसके लिए क्षमा याचना कर ली। वो इंटेंशनली गए नहीं थे वहां पे माफी मांगने के लिए। एक पहलू ये भी है, ये इन्होंने अपनी बात कह दी अपने मुंह से। ये लोग राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, अपनी गलतियों का एहसास इन लोगों को बिल्कुल नहीं होता है। ये लोग आतंकवादियों को छोड़ने वाले लोग हैं, ये लोगों को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता है। राजनीतिक अपनी चर्चा माफी मांगी नहीं मांगी, ये भी एक भविष्य की बात है। अभी तक स्वामी जी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया इनको हाशिया में ला करके खड़ा कर दिया है। इनको लग रहा है देश का हिंदू समाज हमसे बिल्कुल चुका है, बिल्कुल हमसे परेशान है, जनता ने हमसे माफी मांग ली है। तब ये दरमियान अभी इनकी क्या गति होनी बाकी है, अभी आप देखिएगा विधानसभा चुनाव के 6 महीने बाकी है। अरे आयुष जी, विधानसभा चुनाव के 6 महीने बाकी है, अब ये कहाँ माथा टेकते हैं, आप सब लोग देखिएगा। वास्तविकता ये है, उत्तर प्रदेश की जनता ने इनसे माफी मांग ली आयुष जी। ये लोग बिल्कुल उत्तर प्रदेश से इनका सुपर साफ होने जा रहा है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी तरीकी नेता बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। ये दिवा स्वप्न देखते रहिए, 22 में पता चल जाए कौन कहाँ जाता है। चलिए ठीक है, दिवा स्वप्न कौन देख रहा है उसके लिए तो हम लोगों को सभी को इंतजार करना पड़ेगा, चुनाव का भी और चुनाव के परिणामों का भी। इसलिए मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कि कौन दिवा स्वप्न देख रहा है और कौन कौन हकीकत में है। ठीक है, वो जनता पर छोड़िए, आज के विषय पर रहते हैं, आज जो डिबेट का हिस्सा है, आज जो डिबेट का विषय हम लोग थोड़ा उस पर रहते हैं। भविष्य में क्या होगा, यहाँ कोई भविष्यवक्ता नहीं है, यहाँ कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है। राघवेंद्र जी आप भी नहीं है, जगदेव जी आप भी नहीं है, भविष्यवक्ता यहाँ पर कोई नहीं है। भविष्य में क्या होगा उसको जनता पर छोड़िए। जिया मंजरी जी, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते थोड़ा विश्लेषण करिए, क्योंकि एक पक्ष तो ये था कि अखिलेश यादव गए, उन्होंने माफी मांगी अभिमुक्तेश्वरानंद से, लेकिन जगदेव सिंह यादव जी उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए और कह रहे हैं कि देखिए कोई माफी मांगने के लिए इंटेंशनली नहीं जाता, और इंटेंशनली गए भी नहीं अखिलेश यादव। अब सामने आमना सामना हो गया, इसलिए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने उससे क्षमा याचना कर ली। मायने क्या समझेंगे, इसका विश्लेषण कैसे करेंगे जिया मंजरी जी? देखिए, ये तो उन्होंने स्वयं ही इस बात को बोल दिया कि वो वहाँ गए और माफी मांग ली। पहली बात तो ये कि अभी कल ही की बात है कि ये बोल रहे थे कि हमारे जो अखिलेश यादव जी हैं वो कोई किसी प्रकार का कार्यक्रम नहीं करते हैं, कहीं जाते नहीं हैं। वो कोरोना काल में वहाँ पहुंचे, पहली बात। दूसरी बात कि वहाँ पहुंचे और उसके बाद वहाँ पहुंचने के बाद में ये बहानेबाजी वाली माफी क्यों मांगी जा रही है, हम सबको पता है कि आज दिख रहा है कि हिंदू जागृत है, आज दिख रहा है कि वो अपने अधिकारों को लेकर बात कर रहा है, आज दिख रहा है कि वो अपने संत समाज के साथ खड़ा है। इसलिए समाजवादी पार्टी, जो हमेशा अल्पसंख्यक की बात करने वाली पार्टी थी, वो बहुसंख्यकों को अपीजमेंट के लिए, उनके वोट के लिए आज धर्मगुरुओं के पास जाके माथा टेक रही है। किंतु यदि अगर उनके जो पुराने वोट थे, मुसलमान वोट थे या कह दीजिए अल्पसंख्यक वोट थे, वो बुरा ना मान जाए, तो इस बात को ये भी नहीं स्वीकारना चाहते हैं कि हम वहाँ पे जानबूझ करके गए थे और माफी मांगी थी। तो ये दोहरी चाल है, कि यदि अगर हमारा अल्पसंख्यक समाज हमसे कल को प्रश्न पूछता है जिनकी वजह से हम जीतते आए, उस विषय पे हमारे पास होना चाहिए, जवाब होना चाहिए कि हम तो हमने माफी मांग ली। और दूसरी तरफ हिंदुओं के वोट को भ्रमित करने के लिए ये कहा जा रहा है कि देखिए वो कितने ही महान व्यक्ति हैं, कि उनका हृदय कितना विशाल है कि जाकर के उन्होंने साधु संतों से माफी मांगी। मैं पूछती हूँ, अगर इतना हृदय विशाल है तो आप हिंदू नहीं है क्या? आप हिंदू नहीं है क्या जो आप गणेश मूर्ति के विसर्जन पे गोलियां चलवाते हैं? आप हिंदू नहीं है क्या? आप ये मुझे बताएं कि आप हर त्योहार पे हिंदुओं को रोकते हैं और हर त्योहार पे मुस्लिमों को छूट देते हैं। आप हिंदू नहीं है क्या? आप अभी बोले सर्व समाज की बात, आप अभी बोले, मैं सपा के प्रवक्ता जी से बोलना चाहूँगी, आप बोले सर्व समाज की बात। जब आप मैनिफेस्टो लिख देते हैं, आप हम 15% जो जॉब्स हैं वो पुलिस कर्मी मुसलमान बनाएंगे, ठीक है, हम उर्दू मीडियम स्कूल खोलेंगे। आप बोल रहे हैं सर्व समाज की बात करते हैं आप।
मैं पूछती हूँ किस प्रकार का सर्व समाज है आपका, कौन सी दोहरी राजनीति है ये आपकी। और आज आपके नेता वहां पहुंचते हैं और जाके माफी मांगते हैं तो आपको उसमें भी खेद आ रहा है स्वयं बोलने में। आप स्वयं जो बोल रहे हैं कि आप हिंदू नहीं है, क्या आपको इस बात का खेद नहीं है कि आपके साधु सन्यासियों पे गोली चलाई गई, उनको लाठी मारी गई? क्यों नहीं है? अगर है तो आप उस जगह बैठकर ये बोलने लायक भी नहीं है। क्या आपके शासन काल में 5 साल पूर्व इस प्रकार की निर्मम घटना होती है जिसके अंदर शांतिपूर्वक किए जा रहे प्रदर्शन थे, वो भी प्रदर्शन हमें करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या गणेश विसर्जन होता नहीं है क्या दुनिया में? बॉम्बे में नहीं होता है क्या? महाराष्ट्र में कितने राज्यों में नहीं होता है क्या? आजकल यूपी बिहार में सब जगह होता है, तो फिर आपने रोका क्यों? आखिर ऐसी कौन सी आपराधिक घटना कर रहे थे वो लोग जिसके पीछे आपको लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके पीछे आपको गोलियां चलानी पड़ी? जगदेव सिंह यादव जी से मैं जवाब लेता हूं। जगदेव सिंह यादव जी एक बार फिर से जवाब दें। जी बताइए। जिया जी की बात का जवाब दें कि भाई चुनाव है इसलिए याद आ रहा है, इसीलिए आप इसको स्वीकार भी नहीं करना चाह रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि अखिलेश यादव का दिल बहुत बड़ा है, दूसरा आप ये भी कहते हैं कि सामने पड़े तो माफी मांग ली। मतलब अगर अभिमुक्तेश्वरानंद सामने नहीं पड़ते उनके या उनसे कोई उनकी मुलाकात नहीं होती तो माफी आज भी नहीं होती। देखिए, आप इसको तिल का ताड़ बना रहे हैं, इसका राजनीतिक रूप दे रहे हैं, ये मेरा तो सही नहीं है। सही ये है कि अखिलेश जगदेव जी, मैं तिल का ताड़ क्यों बनाऊंगा? आपने जो बात कही, आपने यहाँ चर्चा में बैठ के जो बात कही, उसी बात को मैंने आगे बढ़ाया। मैंने आपसे 2 बार पूछी ये बात कि आप जो बात कह रहे हैं कि आप उस स्टैंड पर कायम हैं। आपने कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, अखिलेश यादव इंटेंशनली उनसे माफी मांगने के लिए नहीं गए और इंटेंशनली कोई माफी मांगने के लिए नहीं जाता है। वहां पर गए थे हरिद्वार के अंदर, मुलाकात उनकी हो गई तो इसलिए उन्होंने घटना का जिक्र करते हुए माफी मांग ली। मतलब अगर सामने नहीं होते जगदेव सिंह यादव जी, अगर सामने अभिमुक्तेश्वरानंद नहीं पढ़ते तो माफी नहीं मांगते अखिलेश यादव। मैं तो यही इसका आशय समझूंगा। आप मुझे इससे अलग बता दें कुछ। घटना पुरानी है, घटना पुरानी है और शासन प्रशासन करता है, हर काम के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं होता है। उसके बाद भी क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी महसूस की और उनसे भेंट हुई, साधु सन्यासियों का सम्मान करते हैं, अगर उन्होंने सम्मान से उस घटना पे खेद व्यक्त किया तो जगदेव सिंह यादव जी अगर हर घटना के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं होता है, जगदेव सिंह यादव जी अगर हर घटना के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं होता है तो मौजूदा सरकार में हर घटनाक्रम के लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार कैसे हो जाते हैं? जगदेव सिंह यादव जी, मौजूदा सरकार में हर घटनाक्रम के लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार। 2015 में अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर लाठी आप लोग चलवा दें, कह दीजिए अखिलेश यादव उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जगदेव सिंह यादव जी, इसी तो दोहरे मापदंड का जिक्र हो रहा है ना। जगदेव सिंह यादव जी, इसी दोहरे मापदंड का जिक्र हो रहा है। मौजूदा सरकार के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हो, जब से आप लोग विपक्ष में बैठे हैं, हर एक घटनाक्रम के लिए आप लोग योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं। हर एक घटनाक्रम के लिए आप लोग उनके ऊपर उंगली उठाते हैं। अब वही बात जब आपके ऊपर एप्लीकेबल करने की आती है तब आप कहते हैं कि हर घटना के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं होता है। ये दोहरा व्यक्तित्व क्यों है भाई? ये दोहरा व्यक्तित्व क्यों है जगदेव सिंह यादव जी? अगर योगी आदित्यनाथ आज की मौजूदा दौर के अंदर हर एक घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार आप मानते हैं उनको, तो अखिलेश यादव 2015 की घटना के लिए जिम्मेदार क्यों नहीं है? और अगर अखिलेश यादव उस समय भी मुख्यमंत्री रहते हुए, चलिए ठीक है जगदेव सिंह यादव जी ठीक है, चलिए मैं आपकी बात को भी मान लेता हूं, कुछ क्षण के लिए मैं आपकी बात को भी मान लेता हूं। जगदेव सिंह यादव जी, कुछ क्षण के लिए मैं आपकी बात को भी मान लेता हूं। जगदेव सिंह यादव जी, कुछ क्षण के लिए मैं आपकी बात को भी मान लेता हूं। मुझे लग रहा है शायद आवाज आपको मिल नहीं रही है, अपना ईयरपीस थोड़ा सा बेहतर ढंग से लगा। जो काम हुआ है प्रदेश में आज, इसीलिए चलिए मैं आपको रोक रहा हूं। इस बीच एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को आइसोलेट किया है। बेहद अहम जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को रोका है। सीएम ने खुद को एहतियातन आइसोलेट किया है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर मिल रही है क्योंकि सीएम कार्यालय में कुछ अधिकारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि बैठकों का दौर चल रहा है। आज भी तमाम धर्माचार्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री जुड़े थे, अधिकारी उस समय मौजूद थे और वर्चुअली कामकाज मुख्यमंत्री ने हालांकि शुरू किया है, लेकिन अपने आप को आइसोलेट भी मुख्यमंत्री ने किया है क्योंकि कुछ कर्मचारी पॉजिटिव मिले हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ट्वीट करके यह जानकारी दी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। यह बड़ी और अहम जानकारी है। तो सीएम कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है, खुद को आइसोलेट किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
बड़ी जानकारी है, इस वक्त की बड़ी खबर है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच में ये बेहद अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा खुद को आइसोलेट किया गया है। एक ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है कि मैं अपने आप को एहतियातन आइसोलेट कर रहा हूं, चूंकि मुख्यमंत्री कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं और उसके बाद एहतियातन मुख्यमंत्री की तरफ से अपने आप को आइसोलेट किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है। मुख्यमंत्री के द्वारा हालांकि वर्चुअली कामकाज अभी भी चल रहा है, लेकिन अपने आप को एहतियातन उन्होंने आइसोलेट कर लिया है, चूंकि अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में भी, और इसलिए एहतियातन ये कदम उठाया गया है। ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी है। बड़ी और अहम खबर है, इस वक्त की बड़ी जानकारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्वीट करते हुए ये जानकारी साझा की गई है। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। रवि हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, बड़ी जानकारी मिल रही है, ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, अपने आप को आइसोलेट किया है चूंकि कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय में पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या जानकारी मिल रही है रवि? देखिए, मुख्यमंत्री से जुड़े हुए तमाम सारे अधिकारी हैं जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, और जिसके बाद अभी कुछ ही देर पहले एक ट्वीट सामने आया है मुख्यमंत्री का, जो ऑफिशियल ट्वीट है वहां से पता चला है कि जो मुख्यमंत्री ने खुद को आइसोलेट कर लिया। साफ तौर पे जो उनके अधीनस्थ अधिकारी हैं वो कोरोना संक्रमित हो गए, जिसके चलते ही उन्होंने खुद को एहतियातन आइसोलेट कर लिया है। या साफ तौर पर हालांकि जो सारा काम है वर्चुअली होता रहेगा, यानी कि अगर बात करें तो अब एक बड़ी खबर ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। और अगर बात करें जिस तरह के संक्रमण लगातार बढ़ रहा था, मुख्यमंत्री से जुड़े हुए कई अधिकारी हैं जो संक्रमित हो गए, तो उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। और साफ तौर पर उन्होंने जानकारी एक ऑफिशियल ट्वीट के जरिए जानकारी दी है, मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से ट्वीट करके। चलिए रवि, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच हमारे साथ अरविंद चतुर्वेदी जी भी जुड़ रहे हैं, संपादक इंडिया न्यूज। अरविंद जी, कैसे देख रहे हैं, चूंकि एक बहुत बड़ी जानकारी है, मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया है, मैं अपने आप को एहतियातन आइसोलेट कर रहा हूं चूंकि कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय के कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या जानकारी मिल रही है अभी फिलहाल? देखिए, आज सुबह जब उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की तभी ये अंदेशा लग गया था कि कुछ दिक्कत है, और जब जानकारी मिली कि नहीं, उनके यहाँ भी मुख्यमंत्री कार्यालय में भी कुछ लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो ऐसे में ये बेहद आवश्यक हो जाता है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते खुद मुख्यमंत्री महोदय ने जो है इसको ट्वीट करके सबको जानकारी दी है। और ये बेहद आवश्यक भी है कि हर व्यक्ति जो भी अगर कोविड से प्रभावित है या कोविड संक्रमित है, वो जो है इस बात की जानकारी सबको दे, क्योंकि जिससे कोविड को फैलने से रोका जाए। और मैं समझता हूं कि ये बेहद आवश्यक कदम उन्होंने उठाया है और एक संदेश देने की भी कोशिश की है कि कोविड से घबराने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत है एहतियात बरतने की। और उसी के नाते जो है ये मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट करके जानकारी दी। लेकिन अरविंद जी, इसके साथ एक मैसेज और भी है, चूंकि आइसोलेट तो मुख्यमंत्री ने किया है, लेकिन वर्चुअली कामकाज पर अभी भी मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं, प्रदेश की जो मौजूदा हालात हैं उनको देखते हुए। ये भी एक बड़ा संदेश है। निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है कि अपने आप को उन्होंने आइसोलेट करने के साथ ही आप देखिए कि उन्होंने सारी बैठकें ली, जो आप देखिए जो दिशा निर्देश देने थे वो दिए। ये बेहद आवश्यक है और मैं समझता हूँ कि एक कर्मठ मुख्यमंत्री के बारे में जो कहा जाता है वो संदेश देने की कोशिश की है मुख्यमंत्री। बहुत शुक्रिया अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, चूंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं और अभी भी लगभग 6-6:15 बजे तक मुख्यमंत्री बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे, बातचीत कर रहे थे, जब तमाम धर्माचार्य उनके साथ जुड़े हुए थे। लेकिन उन सब के बीच में उसके बाद ये ट्वीट का होना और अचानक से अपने आप को आइसोलेट करना, और जानकारी क्या मिल पा रही है, और इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थितियां बनी हुई उन सब के बीच में इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? रवि, अपडेट करते चलें। मुख्यमंत्री ऑफिस पर जानकारी दी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि कोरोना संक्रमित हो गए, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। जानकारी ऑफिशियल ट्वीट के जरिए दी गई जो मुख्यमंत्री ऑफिस से जारी हुआ। अब आपको बता दें, इससे सीधा संदेश ये है कि जो भी लोग संपर्क में किसी का भी आता है, यानी कोई संक्रमित व्यक्ति उनके संपर्क में आते हैं, तो तुरंत ही या तो अपनी जांच कराए, आइसोलेट हो जाए और तुरंत इस पूरे जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दे, ताकि समय से उनकी जांच हो सके और समय से उनका उपचार हो सके। और अगर जिस तरीके से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर लगातार सरकार जिस तरीके कार्य कर रही है। अगर बात करें तो 1 साल पहले जो हालात थे, मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे
काम को देखते रहे और टीम 11 की बैठक लगातार करते रहे। और लगातार अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से जिस तरीके काम किया था इसकी पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। हालांकि देखिए जिस तरीके से संक्रमण की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो बढ़ना शुरू हुआ है, लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या वो लगातार बढ़ रही है। अस्पतालों के लोग वो लगातार संक्रमित हो रहे हैं। तमाम तरह ऐसे लोग हैं जो लगातार कोरोना संक्रमित है। उसके बाद कई लोगों की मौत भी हुई। चरचाम घाट में लगातार जो कतारें लगी हैं लोगों की, एक के बाद जमाने के लिए अभी शिकायत के लिए उनको घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहें, चूंकि बड़ी जानकारी है। ट्वीट हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। देखो, हम आपको ये बता दें कि ये जो जानकारी है बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है, चूंकि आप देख रहे हैं कि आंकड़े बेहद तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार चूंकि बैठक कर रहे थे, निर्देशित लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अब मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर जो कुछ अधिकारी पाए गए कोरोना पॉजिटिव, उसके बाद एहतियातन मुख्यमंत्री ने तुरंत अपने आप को आइसोलेट किया है। और ये ट्वीट हम आपको देखिए लगातार दिखा रहे हैं। ये ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, मेरे कार्यालय के कुछ अधिकारियों को कोरोना संक्रमण हुआ है, ये अधिकारी मेरे संपर्क में रहे हैं, अतः मैंने एहतियातन अपने आप को आइसोलेट किया है। मैं सभी कार्य वर्चुअली आरंभ कर रहा हूं। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए कही है। बेहद महत्वपूर्ण है ये ट्वीट। लगातार कोरोना संक्रमण को लेकर के चूंकि निर्देशन मुख्यमंत्री के माध्यम से चल रहा है, बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, टीम 11 के साथ रोजाना बैठक होती है मुख्यमंत्री की, और ऐसे में अधिकारियों का संक्रमित पाया जाना निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी अपने आप को वर्चुअली जिस तरह से कामकाज के लिए कहा है कि मैं उसको शुरू कर रहा हूं लेकिन आइसोलेट कर रहा हूं, यह भी अपने आप में एक संदेश है। तो आप देख रहे हैं कि इस समय स्थिति पूरे देश के अंदर किस प्रकार से कोरोना संक्रमण को लेकर के बनी हुई है। प्रदेश के अंदर भी आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। लगातार प्रशासन इस पूरी कवायद में लगा है कि किसी भी तरह से इसको रोकने और थामने की कोशिश की जाए। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, तमाम व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन संक्रमण आप देखिए उसके दस्तक कहां तक पहुंच रही है, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी जो अधिकारी हैं वो उसकी चपेट में आ रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि कोरोना संक्रमण का जो फैलाव है वो किस तरह से हो रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, यानी कि जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, उनका बहुत सख्ती के साथ आप लोग अनुपालन करें। जो दर्शक इस समय देख रहे हैं, जो दर्शक सुन रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप का इस समय बेहद ख्याल रखें। जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन करें, दूरी उचित बना करके रखें, और उसके अलावा अगर ज़रूरी ना हो तो घर पर ही रहें, बाहर ना निकले। 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री का ट्वीट है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अधिकारी जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, और मुख्यमंत्री ने क्यों कहा कि वो अधिकारियों के साथ संपर्क में रहे, चूंकि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। अधिकारी के साथ उठना बैठना मिलना, चूंकि तमाम निर्देशन इन्हीं अधिकारियों के माध्यम से कोविड को लेकर के जो तमाम मैनेजमेंट्स है, व्यवस्थाएं हैं, वो की जा रही हैं। दूसरी तस्वीर आपने देखी, और तीसरी तस्वीर आप देख रहे थे कि मुख्यमंत्री के साथ जो कुछ अधिकारी हैं उनके साथ चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री आपको तीसरी तस्वीर में दिखे थे। रवि हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। रवि, एक तरफ तो बहुत महत्वपूर्ण इस समय यह है कि कोविड को लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं, जो मैनेजमेंट हैं, उसके ऊपर विशेष निगरानी बनाए रखना, और मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे प्रक्रिया के दौरान हम लोगों को दिख रहा था कि चाहे टीम 11 के साथ उनकी बैठक हो, या अधिकारियों के साथ बातचीत हो, या फिर कई जिलों का पीछे उन्होंने भ्रमण भी किया था जहां पर कोविड के केसेस बहुत ज्यादा थे। वर्चुअली अभी भी वो इस सारे कामकाज को देखेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी जानकारी यह है, क्योंकि अगर अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि बहुत जरूरी है कि एहतियात बरता जाए, क्योंकि दस्तक अब मुख्यमंत्री कार्यालय तक दिख रही है कोरोना की, अधिकारी वहां पर संक्रमित पाए गए हैं। देखिए, अगर इस ट्वीट की बात करें तो जो मुख्यमंत्री ऑफिस से ये ट्वीट जारी हुआ है, साफ तौर पे वो बताता है कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर कितना गंभीर है। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, और लगातार अगर बात करें तो बीते 1 साल से लगातार जिस तरीके से संक्रमण ने पैर पसारे हैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुखिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो लगातार जिस तरीके से संक्रमण को लेकर लड़ाई लड़ी गई। अगर बात की चाहे स्वास्थ्य महकमे की बात करें, चाहे सरकार की बात करें, चाहे पुलिस महकमा हो, नगर निगम हो, लगातार काम करता रहा। तमाम सारे सामाजिक संगठन भी इसको लेकर आ गया है। लेकिन अगर बात करें तो अभी करीब 1 महीने तक हालात बहुत ठीक थे, यानी कि संक्रमण ना के बराबरी था, और लोगों ने ये माना तो शायद संक्रमण खत्म हो गया। लेकिन अगर बीते 15 दिनों की बात करें तो 15 दिनों में इस कदर संक्रमण बढ़ा है, यानी कि अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो 5000 से पार आंकड़ा संक्रमित मरीजों का हो चुका है। और अगर डिस्चार्ज होने वालों जो मरीजों की बात करें तो महज वो 1000 से भी कम है, यानी कि संक्रमित मरीज है वो लगातार हजारों संख्या में आ रहे हैं। और अगर डिस्चार्ज होने वाले लोगों की संख्या की बात करें तो वो बेहद ही कम है। हालांकि सरकार बेहद ही गंभीर है, लेकिन जिस तरीके से लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या, चलिए बहुत शुक्रिया फिलहाल रवि इस बातचीत और जानकारी के लिए।
तो मुख्यमंत्री ने अपने आप को आइसोलेट किया है, ये बड़ी जानकारी हुई, जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। एक बार फिर से आज की बड़ी बहस में वापस लौटते हैं। अखिलेश यादव का चूंकि जिक्र हो रहा था अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात और उसके बाद जो माफी मांगी गई है उसको लेकर के जो राजनीतिक गलियारे हैं उसके अंदर आप देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं और उसके अलग अलग सियासी मायने भी तलाशे जा रहे हैं। चर्चा में वापस लौटते हैं। जिया मंजूरी जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। जगदेव सिंह यादव जी, जिस बात को बार बार कह रहे हैं इसके दूसरे आयाम भी क्या आपको समझ में आ रहे हैं? क्या ये चीज जिया मंजरी जी अब समझ में आ रही है कि बिना साधु संत या बिना इन सारी चीजों को साधे जो सत्ता का रास्ता है वो इतना आसान नहीं है? शायद इस वजह से भी हम लोग देख रहे हैं कि भले ही इस बात को कहा जा रहा हो कि सामने पड़ गए या फिर मुलाकात उनकी हो गई इसलिए माफी मांगी गई, लेकिन यह समझ में आया है देर से ही सही कि बिना इसके चुनावी नैया तो पार लगने वाली नहीं है। जिया मंजरी जी, देखिए, ये इस स्थिति में है कि जिसमें ना तो ये खा पा रहे हैं, ना निगल पा रहे हैं, ना उबल पा रहे हैं। अब ये स्थिति ऐसी हो गई कि इन्होंने सोचा कि हिंदू वोट को अट्रैक्ट करने के लिए साधु संतों को अपने साथ खड़ा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हिंदुओं के वोट आकर्षित नहीं होंगे तो बहुमत में ये आ नहीं सकते। इसके लिए ये वहां पहुंचे और इन्होंने अपने आप माफी मांगी। उसके बाद इसका प्रोपेगेंडा खुद ही फैलाया गया, अन्यथा ये कैसे फैलता कि जिससे कि हिंदू खुश हो जाएं। किंतु आप ये देखिए कि इन्होंने ये नहीं बोला एक भी बार कि वहां पे संघ के भी कार्यकर्ता थे, वो जो कार्यकर्ता जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई उनसे भी माफी मांगी। ये क्या, उनसे क्यों नहीं माफी मांगी? और ये नो डाउट ये आप देख रहे हैं कि ये तो हिंदू वोट के पाने की ही राजनीति है, इसमें कोई दोहरा संशय है ही नहीं। और ये उसी का कार्यक्रम चल रहा है। आने वाले इलेक्शंस के अंदर किस प्रकार से सभी से वोट लिए जाएं और अपनी पुरानी नीतियां दिखा करके ये माइनॉरिटीज के वोट लेना चाहते हैं, अपने नए फेस को दिखा करके या नई बातों को बता करके ये मेजॉरिटीज के वोट्स लेना चाहते हैं। भ्रमित करने की राजनीति जो इस देश के राजनेताओं ने चला रखी है वो बड़ी लंबी समय की राजनीति है, चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं यहाँ बैठ के बोलना चाहूंगी कि आप ये ध्यान रखें कि जनता को जनता की तरह से लें। अगर हिंदुओं के धार्मिक गुरुओं के मरने की बात हो या फिर उनकी जान की असुरक्षा की बात हो, वो पहले भी थी और अब भी हो रही है। तो इसमें सभी पार्टियों को ध्यान देना पड़ेगा कि वो अपने कार्यक्रमों को इस प्रकार से, अपने क्रियाकलापों को इस प्रकार से सुनियोजित करें कि हिंदू भी देखें कि वो किसके साथ हैं। अगर ये मैं बोलना चाहूंगी समाजवादी पार्टी के लिए कि 15% वोट यदि आप सिर्फ मुसलमानों को दे रहे थे, आप फ्री हायर एजुकेशन सिर्फ मुसलमानों को दे रहे थे, तो कहाँ थी उस समय हिंदूवादी पार्टियां या वो पार्टियां जो कहती हैं कि हम हिंदूवादी नाम से वोट लेकर के जाएंगे? वो कहाँ थी? वो आज है तो वो क्यों नहीं दे रही हैं गरीब हिंदुओं को 15% का रिजर्वेशन? वो क्यों नहीं दे रही हैं उनको जॉब? वो क्यों नहीं दे रही हैं हायर एजुकेशन फ्री? आखिर किस लिए नहीं दे रही हैं? कि सिर्फ आप नाम के लिए हिंदू बनकर के वोट ले लोगे? और आप जो बोलते हो कि मैं सपा के प्रवक्ता जी को बोलना चाहूंगी कि आप जो बोलते हो कि हम सर्व समाज की बात करते हैं, जब ये मैनिफेस्टो आप बनाते हो उस समय सर्व समाज कहाँ जाता है? सोने चला जाता है आपका सर्व समाज। किस प्रकार से आप मैनिफेस्टो में लिख सकते हो कि आप इस प्रकार से 15% रिजर्वेशन दोगे, आप फ्री एजुकेशन दोगे? एक गरीब हिंदू बच्चा और एक अमीर मुस्लिम बच्चा, मुझे बोलने दें, एक गरीब हिंदू बच्चा और एक अमीर मुस्लिम बच्चा, और नहीं आप मुझे बोलने दें। आपकी बात मैं पूरे ध्यान पूर्वक सुनती हूँ, आप मुझसे बड़े अखिलेश यादव ने विकास काम किए क्या? हिंदू मुस्लिम देख किए? हाँ, लैपटॉप बांटे क्या? हिंदू मुस्लिम देख के बांटे? मैं कहती हूँ कौन से विकास कार्य किया? अब क्या बात करती है? मैं विकास आप बीजेपी प्रवक्ता बोलने दीजिए, आप मुझे नहीं लगता है सारे विकास कार्य किए गए ये बीजेपी करती है, हिंदू मुस्लिम समाजवादी पार्टी नहीं करती। देखिए, हिंदू मुसलमान तो आपका मैनिफेस्टो बता रहा है, मैनिफेस्टो बता रहा है, उसमें लिखा है क्या कि ये आप बात करते हैं, सब की बात करते हैं, सबकी बात। हम लोग क्रांति मर्यादाओं का पालन करते हैं, संवैधानिक व्यवस्था का पालन करते हैं। लिखा है क्या कि हम गरीब हिंदुओं को रिजर्वेशन देंगे? इस देश में जब पढ़ाई में शिक्षा में जो काम किए गए क्या धर्म के मुस्लिम और सिख और ईसाई पे नहीं, गरीबी और अमीरी पे लोगों को सुविधाएं चाहिए होती है, तब तक शिक्षा के बनाए गए लैपटॉप क्या खाली उनको बांटे गए? कितना घोटाला निकला है? आप मुझे डेटा देंगे? कौन घोटाला निकला है? कोई घोटाला नहीं निकला है। अरे जगदेव जी, बहुत सीधा सा सवाल वो ये कर रही हैं कि अगर आप 15% मुस्लिमों की बात कर रहे थे तो भाई उस 15% मुस्लिम की जगह आप कर देते कि 15% जो गरीब लोग हैं उनको हम लोग विशेष फोकस करेंगे। उसमें आपने एक पर्टिकुलर जो संप्रदाय है उसका जिक्र क्यों किया? उनका कहना सिर्फ इतना है, अगर आप 15% मुस्लिम की बात कर रहे थे तो साथ में ये भी कह देते कि 15% वो गरीब हिंदुओं के लिए भी हम कर देंगे।
मुस्लिमों का जिक्र क्यों किया, अगर आप कहते हैं कि आप सबको साथ लेकर चलते हैं तो? गलत बात कर रहे हैं। मेरे पास मैनिफेस्टो खुला हुआ रखा है, किसी जात धर्म का नहीं होता, पूरे प्रदेश को होता है। तो मैनिफेस्टो में क्यों कहा भाई आपने ये बात? यही तो पूछना चाह रही है ना जिया मंजरी जी आपसे, और वो क्या कह रही हैं? वो उसी मैनिफेस्टो के आधार पे आपसे पूछ रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो सबको पता है पूरे प्रदेश का होता है। बच्चे बांटे गए, बच्चों को शिक्षा मित्र बनाए गए, जो लैपटॉप बांटे गए, जो सड़कें बनाई गई, जो मुख्यालय बनाया गया, जो अस्पताल बनाए गए, क्या खाली एक वर्ग से बनाए गए? कौन सी बात? चलिए मैं बताती हूँ, चलिए आपके विकास की बात बताती हूँ। सारे प्रदेश का होता है। जब तक चुनाव नहीं, मुख्यमंत्री अगर अखिलेश यादव हो तो वो पूरे प्रदेश के होते हैं, और अगर योगी आदित्यनाथ हो तो भाई वो धर्म विशेष के हो जाते हैं। यही तो समस्या है ना सबसे बड़ी, कि हम करें तो सब बढ़िया, दूसरा करे तो भाई उस पर सवाल उठा दें आप। चलिए राघवेंद्र सिंह जी को मैं चर्चा में लाऊंगा, ठीक है? चलिए आप लोग आपस में चर्चा करते रहिएगा, मैं दोबारा समय दूंगा आपको। राघवेंद्र सिंह जी एक रिएक्शन आपका चाह रहा हूं मैं। देखिए, ये तो अकाट सत्य है, समाजवादी पार्टी अखंड मुस्लिम तुष्टीकरण में डूबी हुई है। मैं कोई उदाहरण देना चाहता हूँ। इन्होंने अरबों रुपए जनता की कमाई के कब्रिस्तान की बाउंड्री बढ़ाने खर्च कर दिए। ये बताइए, कब्रिस्तान के अंदर आदमी जाना चाहता है या मुर्दे बाहर निकलना चाहते हैं? देश की गाड़ी कमाई की पैसा अरबों रुपए कब्रिस्तान में खर्च कर दिए। उर्दू को द्वितीय राजभाषा बना दी। भाई क्या उपयोगिता है उर्दू की? और इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था हर थाने में 5 सिपाही हम मुस्लिम रखेंगे। इसकी क्या बात करने की जरूरत? देखिए, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है मुस्लिम तुष्टीकरण में आकंठ डूबे हुए हैं समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी और आज तक माफी नहीं मांगी है। और मुलायम सिंह यादव ने यह भी कहा था कि दोबारा होगा तो भी मैं मुस्लिम हिंदू गोली चलाने परहेज नहीं करूंगा। इन लोगों ने कहा था कि जो मुस्लिम नवयुवक है वो अवैध हथियार रख सकते हैं। मुलायम सिंह यादव ने अपने मुख्यमंत्री काल में ये बात कही थी। अरे क्या बात करते हैं जगदेव जी आप लोगों ने आतंकवादी छोड़े थे, जो हाई कोर्ट में जिन्होंने बम विस्फोट किए थे उनके मुकदमे वापस लिए थे आप लोगों ने। लेकिन राघवेंद्र जी भाई, अखिलेश यादव ने विकास तो किया ना, उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया, मेट्रो बनाई, लोगों को लैपटॉप बांटे, उसमें उन्होंने कहाँ देखा जाति धर्म मत संप्रदाय? कैसे कहते हैं आप अखिलेश यादव को? घपले घोटाले में है, जो एक्सप्रेस वे है वो घपले घोटाले में घिरा हुआ है और निश्चित रूप से अखिलेश यादव उसमें दंड के भागीदार होंगे। आयुष जी, ये लोग जो है मेट्रो चाहे आपके ये राजमार्ग हो, इनमें सब में इन लोगों ने भूमि घोटाला किया हुआ है और उसकी जांच चल रही है और मुकदमे भी दर्ज है। आयुष जी, ये लोग निश्चित रूप से जेल जाने वाले हैं। और दूसरी बात, जिस तरीके से माफी मांगते घूम रहे हैं ये लोग, सिर्फ जिस तरीके से हिंदुओं का इन लोगों ने लगातार उत्पीड़न किया है, हिंदुओं को अपमानित किया है, उसके लिए पैच वर्क कर रहे हैं। भाई थोड़ा सा हिंदू जो नाराज हमसे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो हमको कुछ एक वोट मिल जाए। लेकिन वास्तविकता ये है, हिंदू जो है आकंठ इनसे नाराज है और बहुत ही इनसे परेशान है। इनसे माफी मांग लिए, भैया अब आप अपने घर जाइए, आपकी मैंने 3 बार सरकार बनाई है। जगदेव सिंह यादव जी जवाब दे राघवेंद्र जी की बात का। देखिए राघवेंद्र जी तरफा बात करें। देखिए, मुख्यमंत्री होने के बाद हमारी जिम्मेदारी है हम सबकी बात करें। ये बीजेपी है जो मदरसों को मिटाना चाहती है, एक बार विषय को खत्म करना चाहती है। मुख्यमंत्री के रूप में मेरी जिम्मेदारी है कि हम उसकी सुरक्षा की रक्षा करें। ये जिस बार के पीछे पड़े वो क्या मुसलमान उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है? क्या मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है? या हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? एक बार हर बात में आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान बाउंड्री में जनता की गाड़ी कमाई अरबों रुपए कब्रिस्तान में बाउंड्री की क्या उपयोगिता है? आप ये बताइए, उर्दू को दूसरी राजभाषा क्यों बनाई आपने? उसकी क्या उपयोगिता है? आप ये बताइए, थाने में 5 सिपाही मुस्लिम होंगे, इसका क्या मतलब है? अरे क्यों आप जवाब नहीं दे रहे? इधर उधर घुमा रहे। और आप लोग जो है वो सिर्फ राम के नाम पे राजनीति करेंगे। राम को भी बेच खाया राजनीति। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विचार और सबका विश्वास के नारे को लेकर के आई थी और छाती ठोक करके काम कर रही है जगदेव जी। कहीं पर भी ना हिंदू तुष्टीकरण है ना मुस्लिम तुष्टीकरण है, सबके साथ ईमानदारी से काम कर रही है। जो गुंडागर्दी दिखा रहा है उसकी खारिजी के लिए जा रही है। चाहे ये तो पीसीआर उसको सस्पेंड करने में, बर्खास्त करने में कहीं बुराई हमारी सरकार नहीं कर रही है। आप लोग मुख्तार अंसारी को आजमगढ़ जेल में पक्का काला बनवाए थे मुख्तार अंसारी के लिए, उनको सारी बस्तियां मिल जाए। आप क्या बात कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आप। अरे चलिए ठीक है।
जिया मंजरी जी मुझे ये बताइए, चलिए ठीक है, मैं ये मान लूं कि इन्होंने ये बात भी कही या अपने मैनिफेस्टो के अंदर इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 15% मुसलमानों के लिए करेंगे, या जैसे अभी राघवेंद्र जी बता रहे थे कि 5 पुलिसकर्मी मुस्लिम होंगे जो हर थाने में तैनात होंगे, तो इसको उस चश्मे से क्यों देखा जा रहा है कि ये कहीं अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है? इसको ऐसे भी तो देखा जा सकता है ना कि एक तबका जो पीछे है उसको कहीं मुख्यधारा में लाने की कोशिश हो सकती है। इस वजह से भी हो सकता है कि स्पेसिफिकली इस बात का जिक्र किया गया हो। बाकी के लिए तो मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का है, वो कर ही रहा है काम। चलिए ठीक है, जगदेव सिंह यादव जी मैं अपनी बात का जवाब ले लेता हूँ। जिया मंजरी जी जवाब दे। देखिए पीछे कौन है जो गरीब है, जो मजबूर है, जो मजबूत नहीं है, वो ही पीछे है। जातिवाद से कोई कैसे पीछे हो सकता है? मैं पूछना चाहूंगी आज के बैठे सभी राजनेताओं को जो बैठ के यहाँ पे देख रहे होंगे कि कोई भी जाति कैसे पिछड़ी हो सकती है। आज की डेट में हमारे देश में आरक्षण का ये हाल है कि गुर्जर, राजपूत, लोधी, जो इस देश को राज्य करने वाले जो राजा रहे हैं, उनको आरक्षण दे दिया है आपने। ठीक है, आप गरीब और अमीर के आधार पे आरक्षण रखिए ना। आप जिस बच्चे को आवश्यकता है उसको आरक्षण दीजिए, जिस बच्चे को फ्री एजुकेशन चाहिए उसको आरक्षण दीजिए। आप क्यों इस प्रकार की दोहरे मापदंड करते हैं और फिर कहते हैं सब लोग मिल के रहें? आप एक बात बताइए, आज की डेट में यदि कोई बच्चा 70-75% या 80% मार्क लेकर के जाता है किसी यूनिवर्सिटी में, आप शांत नहीं, मुझे बोलने दे प्लीज। देखिए, लेकिन आप जो कह रहे हैं जातिवाद तो साफ दिख रहा है कि भाई 15% क्यों दे रहे हो आप लिखो ना कि मैं गरीब बच्चों को दूंगा। देखिए हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो भाई? जब हिंदू मुस्लिम का जहाँ तात्पर्य है, संविधान ने ये बात करने को मनाही की हुई है। चलिए जगदेव जी सुन लीजिए। जगदेव जी जिया मंजरी जी को सुन तो लीजिए। जगदेव जी सुन लीजिए। देखिए, आपको बराबर मैं पूरा समय दे रहा हूँ, आप अपनी बात को रख रहे हैं जगदेव जी, लेकिन सुनिए भी भाई, दूसरों को सुनिए। पैनल में बैठे हुए लोगों की बात को सुनिए, तो मुझे लगता है उसका और बेहतर जवाब आप दे पाएंगे। जगदेव सिंह यादव जी, अगर मुझे लगता है कि आप सुनेंगे यहाँ पर पैनल में बैठे हुए लोगों की बात को, तो आप और बेहतर जवाब दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सुन लें, धैर्यपूर्वक सुन लें। बहुत ज्यादा जब अखिलेश यादव जी आए थे तो बड़ी उम्मीद थी, किंतु वो उम्मीदें बिल्कुल जिस प्रकार से उन्होंने पानी में फेरी है वो उसी प्रकार से हो गई कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते रहे, वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की राजनीति करते रहे, कि कोई विकास के ऊपर सोचा नहीं, कोई अग्रसर होने पे सोचा नहीं, कोई बराबरी की बात सोचा नहीं। हर वक्त इसी प्रकार की जो ये पॉलिटिक्स चलती रहे। अभी भी आज भी मैं बोल रही हूँ कि आप सभी राजनेताओं के पास समय है कि आप वास्तविक मुद्दे सोचें। आप सोचें कि किस बच्चे को एजुकेशन चाहिए, किसको फैसिलिटी चाहिए, किसको रिजर्वेशन चाहिए। आप रिजर्वेशन के रूप में कभी कुछ करते हैं, आप कभी एजुकेशन के रूप में कभी कुछ करते हैं। मैं कहती हूँ पहले हज के लिए आप भेजते थे, हज की आपको सब्सिडी देते थे। आज मैं पूछना चाहती हूँ बैठी हुई पार्टी से कि 60 वर्ष से ऊपर के हिंदुओं को क्यों नहीं आप सब्सिडी देते? 4 धाम यात्रा की क्यों नहीं देते आप? क्यों आपने हिंदुओं का नाम लेकर के पार्टी बनाई, आपने हिंदुओं का नाम लेकर के सरकार बनाई, आप राम करके सरकार बना के बैठे, क्यों नहीं देते आप 4 धाम यात्रा के लिए सब्सिडी? वो तो विदेश में नहीं है, वो तो इसी देश में है ना। क्या किया है आपने ऐसा? स्पेशल मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आप बोलना चाहते हैं कि वो मुसलमानों को बहुत बड़ा वर्चस्व प्रदान कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, तो आपने हिंदुओं का आकर के कौन सा सम्मान कर दिया? मैं पूछना चाहती हूँ कि मुस्लिमों का अगर वो सम्मान कर रहे थे और हिंदुओं का अपमान कर रहे थे, तो रूलिंग पार्टी क्यों नहीं कर रही हिंदुओं का सम्मान? ये सारी बातें आपको सोचनी पड़ेंगी। मैं एक सामान्य जन के अनुसार ये अपनी बातें रख रही हूँ, अपना दुख रख रही हूँ कि इस प्रकार के जो आप लोग पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हैं, लोगों को भ्रमित करने के लिए उनको ना चलाएं, समानता से चलाएं सरकारें और समानता का अधिकार दें सबको। ये मेरा आग्रह है आपके बीजेपी के प्रवक्ता जी से भी और आपके एसपी के प्रवक्ता। लेकिन जिया मंजरी जी, चलिए ठीक है, ये तो एक बहुत बड़ा डिबेट का इशू है, इस पर हम लोग किसी और दिन चर्चा करेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत वास्ट है। लेकिन मुझे ये बताएं कि अखिलेश यादव की ये जो मुलाकात है या फिर वो जो भी उससे साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्या निकट भविष्य में आपको लग रहा है कि वो चीज उनको या उसमें सफलता उनको मिलती हुई आपको नजर आ रही है? इतना आसान है जिस राह पे चलते हुए दिख रहे हैं आपको अखिलेश यादव? मुझे नहीं लगता। देखिए, क्योंकि आज की डेट में हर समझदार युवा ये समझता है कि सिर्फ यदुवंशी गाड़ी के पीछे लिखवा लेने से और उसके बाद बीफ खाने का सपोर्ट करने से, ठीक है, आप समझिए कि बीफ खाने का आप सपोर्ट करते हैं खड़े होकर के, जब बीफ खाने की बात आती है तो आप फ्रीडम की बात करते हैं और उसके बाद आप गाड़ियों के पीछे यदुवंशी लिखवा के बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं मैं यादव हूँ।
तो आप समझिए कि ये जो मूर्खतापूर्ण बातें आप अब तक करते आए हैं, अब तक लोग थोड़े भोले थे या आप उनको मूर्ख बना रहे थे, अब ज्यादा बना नहीं पाएंगे आने वाले समय में। युवा बहुत जागृत है और वो सब समझता है, आपके सारे हथकंडे समझता है कि आप किस प्रकार की हरकत करना चाह रहे हैं। आप अगर आज इतने 5 साल 6 साल बाद आप महाकुंभ में जाकर के यदि किसी एक संत से माफी मांग लें तो वो पूरा संत समाज जिसको आपने पीटा था वो कहाँ है, उनसे सबसे माफी मांगेगा जाके? आप कार्य सेवकों से माफी मांगे, क्यों नहीं मांगी आपने? जो जनता आपको वोट देने आएगी वो कार्य सेवकों की या फिर इस देश की वो और बहुत सारे लोगों की, सामान्य जन के लोग आएंगे। एक वोट एक व्यक्ति से आप माफी मांगने चले गए, क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि वो मुखिया है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि वो धर्मगुरु है, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि अगर वो बोलेगा तो मेरी बात सारे लोग समझ जाएंगे। तो ये तो सीधी सी बात है कि इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि ना तो यदुवंशी कहलाने से आप राम और कृष्ण को मानने वालों का वोट ले सकते हो, ना जैसे राम करके आप अब आने वाले समय में वोट ले सकते हो। आपको मुद्दे सही लाने पड़ेंगे, आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, आपको अपनी लॉयल्टी, आपको अपनी जो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आप उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं। देश में बैठे हुए हर युवा को यही उम्मीद है कि आप निष्पक्षता के साथ में, समान स्वभाव के साथ में इस प्रकार से काम करें। जगदेव सिंह यादव जी, जो करने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं उसमें उनको कामयाबी नहीं मिलेगी, जिया मंजरी जी ये कह रही। मैं चाह रहा हूँ जवाब दें इसका। देखिए, जिया मंजरी कोई भविष्यवक्ता नहीं है, मैं ये जोशती हैं, सब कुछ जानती है। देखिए, सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं, हम समाज की सामाजिक व्यवस्था बात करते हैं। आज बीजेपी क्या करे? अंग्रेजों के रास्ते चल रही है, बांटो राज करो, पिछड़ा अति पिछड़ा पाप पिछड़ा, दलित ये कौन सी चीज हुई? हम सब समाज की बात करते हैं। आज महिलाओं को अगर हमने दिया, पेंशन देने का काम किया, जो सारी महिलाओं को अखिलेश यादव ने दिया। लैपटॉप क्या जात धर्म को दे के दिया, कन्या विद्या कर दिया, क्या जात धर्म दे दिया। अब जब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है फिर जब तक मुख्यमंत्री फिर जात धर्म और पार्टी से उठकर काम करना चाहिए, वो अखिलेश यादव ने दिया। अखिलेश एक सामान्य व्यक्ति है और हर समाज के हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं और उन्होंने करके दिखाया, विकास जितना किया है। आज कितने बनाई, मेट्रो चलाई, 52 जिलों को 4 लाइन पानी दिया, शिक्षा मिल बनाए, रोजगार देने का काम किया। मैं समझता है कुछ भी नहीं पा रहे, उनके काम का उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं। आप विकास करके दिखाइए, सब समाज को साथ लेके चलिए, वो करने का काम अगर कोई कर रहा तो अखिलेश यादव ने किया है। संत हो, महात्मा हो, हमारे पूजनीय, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। इसमें कोई बहस का इशू नहीं पैदा होता है। हम सबको सम्मान करते हैं और हर धर्म का सम्मान करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख सबको सम्मान करते हैं। और ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारी माइनॉरिटी को लगता है इनको देश से निकाल देना चाहिए, फिर मुसलमानों को देश में रखना नहीं, देश में रखना चाहिए। वो देश के नागरिक नहीं, देश के नागरिक नहीं है। हम जब मांग कर रहे हैं कि आप आरक्षण मत दीजिए, आप जाति जनगणना करा दीजिए और हरेक की जितनी आबादी दे दीजिए, संख्या खत्म हो जाएगी। आप आरक्षण की बात करते क्यों है? आप केंद्र सरकार में, प्रदेश सरकार में आप बिल लाते क्यों? हम तो ये मांग कर रहे हैं, आप क्यों नहीं मान रहे हैं इसको? आप वास्तव में जात धर्म बनाए रखना चाहते हैं, ये इसको जिंदा रखना चाहते हैं। अब राम मंदिर खत्म हुआ तो आप काशी ले आएंगे, फिर मथुरा ले आएंगे। ये राम के नाम पर, धर्म के राज्य के नाम पर जिंदा रहना चाहते हैं। काम के पद पर हम करते हैं। हमने कहा था गैर किनारा पर काम बोलता है और वो अधिक जो स्थिति है आगे 2022 में तो पता लगेगा कौन कितने पानी में क्या करने चल रहा है। राघवेंद्र जी जवाब दें। राघवेंद्र जी जवाब दें। अगर मुस्लिम की बात कर भी रहे हैं तो क्या आप चाहते हैं कि भाई मुस्लिमों को उस तरीके से उनका जो अधिकार है या फिर उनको समाज के अंदर जो उनकी भागीदारी है वो नहीं मिलनी चाहिए? ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? भाई प्रदेश के मुखिया की जो जिम्मेदारी है वो सबके लिए करें। अगर वो स्पेसिफिकली मुस्लिमों के लिए भी कर रहे हैं तब भी ठीक ही है। जगदेव जी आपकी बात सुन ली, जगदेव जी आपकी बात आ गई है, हमें बोल रहे हैं। जगदेव जी देखिए, अच्छी बात नहीं है, हमें बोलने दीजिए। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विकास नारे को लेकर के आई, तुष्टिकरण हमारी केंद्र सरकार करती है ना उत्तर प्रदेश सरकार करके। मैं एक दर्जन घटनाएं भी पहले गिना चुका हूँ, आप लोग किस तरीके से स्तर तक जा करके तुष्टिकरण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो भवन दिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, क्या देख करके दिए हिंदुओं को, मुसलमानों को शौचालय का निर्माण उत्तर प्रदेश और देश में कराए? क्या देख करके कराए? क्या जो विद्युत कनेक्शन दिए, गैस सिलेंडर का दिए, क्या देख करके दिए? 6000 रुपए किसान सम्मान निधि की दिए, क्या देख करके दी? दिखाई दे रहा है पूरे देश को हमारी सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार हो, अभी ठोक करके सबका विकास सबको विश्वास नारे को लेकर के आई कर रही है। चाहे केंद्र की कांग्रेस सरकार हो, उसके प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। ये बताइए, मुलायम सिंह यादव ने भी इसी प्रकार के बयान
देश में अवैध हथियार मुस्लिम लोग रख सकते हैं, मुस्लिम बच्चे। ये क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का बयान है? आप लोग करते पूछे कहते कूदे, आप लोग संख्या तुष्टिकरण के लिए अखंड गले तक झुके हुए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। अब मैं अपने बात पे आता हूँ, आप लोग जो गली गली माफी मांगते हुए घूम रहे हैं, देश की जनता माफ करने वाले नहीं है। आप लोगों ने किस तरीके से राम भक्तों को गोलियां चलाई थी, मुलायम सिंह यादव उस समय हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे थे, किस तरीके से हिंदुओं को गोलियों से मारा जाए। पूरे देश और प्रदेश की जनता को माफ करने वाले नहीं है जगदेव जी। सारे देश में आप लोग कहते कूदे। ये बताइए, मुख्तार अंसारी के लिए आप लोगों ने आजमगढ़ जेल में पक्के ताला बनाएंगे कि उन्हें ताजी मछलियां मिल सके। आप लोग बेशर्मी के, आप लोगों ने फूलन देवी यादव ने मुकदमे वापस लेकर के उन्हें सांसद बनाया था। आप लोग क्या बात करना चाह रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश की जनता भटकने वाली नहीं है, इसीलिए आप लोग गली गली भटक रहे हैं। अपने मुकदमे खुद वापस लिए। याद है जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे, अरे आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते हो। पूरे देश की जनता जिया मंजरी जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, बीजेपी कह रही है कि ये मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। जब सभी राजनीतिक दल अपने आप को इस दिखाने की होड़ में है कि भाई देखिए सभी को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये जाति धर्म और पंथ की बात आ कहां से जाती है बीच में? देखिए मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी जगदेव जी को कि आपने अभी बोला कि जनगणना करवा लीजिए, ठीक है, जनगणना करवा लीजिए। जनगणना अगर होती है तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के अकॉर्डिंग होती, तो आप एनआरसी का फिर खड़े होकर के विरोध करने लग जाते हैं। मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूँ। तभी जब जनगणना होती है, उसके अंदर जात और आप बांटो जरा आज भी जरा मार भी जरा दलित मामले ये क्या कौन सी बात नहीं हुई होता है। बड़े हैं तुमसे थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है, तो आप उस समय खड़े होकर के जनगणना का विरोध करने लग जाते हैं कि नहीं जी आप ये मत करिए, नहीं तो आप इनको निकाल देंगे उनको निकाल देंगे देश से। तो आप लोगों को थोड़ी बुद्धिमत्ता यूज करने की आवश्यकता है। आप पहले प्रोसीजर समझिए क्या चीज कैसे होती है, ठीक है। मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूँ, आप भूल रहे हैं। मैं आपको बोल रही हूँ कि जनगणना जब होती है जाति जनगणना की बात कर रहा हूँ और उसके साथ आरक्षण दीजिए, इसकी बात कर रहा हूँ। आप जाति जनगणना की बात, मैं उसको उजागर करिए और जितनी जिसकी संख्या उसको उसने आरक्षण दे दीजिए, ये बात कर रहा हूँ। वो प्रोसेस भी तभी पूरा हो जाएगा। वो अखिलेश यादव मुलायम सिंह जैसे यही और करना चाहते हैं कि जाति के आधार पर जनगणना होगी देश को। क्या एक बार हो आप लोग पूरा कर दीजिए। 11 मुई उसको उजागर कर दीजिए, आरक्षण की बात खत्म हो जाएगी। नहीं रुक जाइए, शांत रहिए, बात खत्म हो जाएगी। चलिए ठीक है, आप सुन लीजिए भाई जगदेव जी और राघवेंद्र जी, थोड़ा सा शांत हो जाए, बिल्कुल मैं फाइनल रिएक्शन ले लेता हूँ। पहले आप प्रोसीजर पढ़ के आया करिए कि प्रोसीजर होता फॉलो कैसे, ठीक है। पहले आप जनगणना करने नहीं देते। दूसरी बात, अगर करते भी हैं तो आप जो जाति धर्म की बात कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर एक नया मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर वही बोलूंगी कि कमजोर और मजबूत सिर्फ दो ही डिफरेंस है, सिर्फ दो ही अंतर है, गरीब और अमीर। आप गरीब को सहायता करें और अमीर को तो सहायता की आपको आवश्यकता ही नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। हिंदू बच्चे को ही तो, या हिंदू किसी व्यक्ति को ही तो जॉब की आवश्यकता होगी अगर वो गरीब है तो, या मुस्लिम अगर गरीब है तो आप इकोनॉमिक ढंग से उसको पेश करें ना, आर्थिक रूप से देना। जो भी कुछ करना है किसी का सशक्तिकरण, जो एक व्यक्ति बहुत हस्त पुष्ट है उसको आप जबरदस्ती खिलाते रहेंगे, और बनाते रहेंगे, संविधान नहीं पढ़ा क्या, और मारते रहेंगे, तो आप देश में सामाजिक संवैधानिक अधिकार है, आपको पता भी है संविधान में क्या लिखा हुआ है, होने की आवश्यकता होगी। जो सामाजिक रूप से पिछड़े उनकी आरक्षण की बात हो रही है, आर्थिक रूप से कभी नहीं हुई, संविधान में आर्थिक रूप कहीं नहीं लिखा हुआ है। मैं एडवोकेट हूँ, मैं जानता हूँ, आप समझ लीजिए इसको। सामाजिक पिछड़ेपन की बात है, आर्थिक नहीं। आप नई बात मान लीजिए, संविधान को पढ़िए तब बैठ में बात करिए। संविधान को आपसे थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है आपको। आप जब जनगणना कर रहे हैं और बोले जातिवाद के अनुसार जनगणना कर लीजिए, क्यों, क्या आवश्यकता है? अभी आपने जाति जनगणना संवैधानिक व्यवस्था है। आप एग्जैक्टली, तो मैं भी तो बोल रही हूँ व्यवस्था है, वो जाति आधार पे होनी है। जाति के आधार पे कहाँ लिखा हुआ है? क्यों आप यहाँ बदला रहे हैं सबको? संविधान में कहाँ लिखा हुआ है जाति के आधार पे जनगणना? मैं वही बोल रही हूँ।
चलिए अब आपके इसी आरोप प्रत्यारोप के साथ ही चर्चा में यही समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब अखिलेश यादव माफी मांग रहे हैं या फिर माफी उन्होंने मांग ली इसलिए क्योंकि सामने पड़ गए थे, लेकिन इसके सियासी मायने क्या हैं और सियासी फायदे क्या हैं, इसके लिए आपको भविष्य में भी आगे और इंतजार करना होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।